हमेशा की तरह ग्रीन बोर्ड पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे क्लास 10th के सब्जेक्ट साइंस से चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चैप्टर की वन शॉट वीडियो होगी, यानी कि पूरा चैप्टर इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। जो भी चैप्टर के कॉन्सेप्ट हैं वो पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएंगे, कोई भी डाउट नहीं रहेगा अगर वीडियो को लास्ट तक आप देख लेते हो। इस चैप्टर नंबर 3 के अलावा एनसीईआरटी बुक के जो भी अदर चैप्टर्स हैं सभी को एक प्लेलिस्ट में अरेंज किया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चैप्टर नंबर 3 के अलावा अगर कोई चैप्टर आपने समझना है तो उस प्लेलिस्ट में सभी चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। उस प्लेलिस्ट को अपने क्लासमेट्स के साथ भी शेयर कर देना है। इस वीडियो में शुरू कर लेते हैं चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स नेक्स्ट पेज से। चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले भाई मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इससे भी पहले हमें एलिमेंट्स को समझना पड़ेगा। उसके बारे में हमारा सबसे पहला पॉइंट दिया गया है, देयर आर 118 एलिमेंट्स आर नॉन टिल डेट। आज की तारीख तक जब आप ये वीडियो देख रहे हैं हमें पता है टोटल 118 एलिमेंट्स के बारे में। अब ये टोटल 118 एलिमेंट्स में हमारे 92 मेटल्स हैं, 20 हमारे नॉन मेटल्स हैं और इसी में हमारे 6 मेटलॉइड्स भी आ जाते हैं। अब जो भी हमारे 92 मेटल्स होते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स देख लो, जैसे सोडियम होता है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, एल्यूमिनियम, ये कुछ एग्जांपल्स दे दिए हैं मैंने मेटल्स के। इसी तरह से जो 20 नॉन मेटल्स हैं इसके भी कुछ एग्जांपल देख लो, यहां पर लिखे गए हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस और फ्लोरीन, ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे नॉन मेटल्स के। इसके बाद 6 मेटलॉइड्स आते हैं, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इनके बारे में सिर्फ एक बेसिक पॉइंट देख लेते हैं कि भाई कौन कौन से होते हैं मेटलॉइड्स। यहां पर एक साइड में आपके लिए लिख दिए गए हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेरिलियम। जो भी हमारे ये 6 मेटलॉइड्स हैं इनके बारे में बहुत डिटेल में क्लास 11th या फिर 12th में आप पढ़ने वाले हो। अभी सिर्फ फोकस रखना है आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पर। अब जो भी हमारे सबसे पहले चैप्टर में नाम आता है मेटल्स का, तो हम मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं एक ऐसी बुक के बारे में जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स दिए होंगे, उनकी प्रैक्टिस करके जाओगे तो एग्जाम में डेफिनेटली इंप्रूव आपका हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा स्कोर आप कर पाओगे। ये बुक है गाइस ओसवाल गुरुकुल सीबीएसई लास्ट 10 ईयर सोल्व पेपर से। ये मैथ, साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश पिछले 10 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स आए हैं, एग्जाम हुए हैं फाइनल वाले, सारे के सारे क्वेश्चन पेपर्स इसमें दिए गए हैं चारों सब्जेक्ट्स के लिए। अगर आप इससे प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली एग्जाम में इंप्रूवमेंट होगा और आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाओगे। इसको परचेज करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं या फिर डायरेक्ट अमेजोन पे चले जाओ, सर्च कर लो ओसवाल गुरुकुल सीबीएसई लास्ट 10 ईयर सोल्व पेपर से, परचेज करो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चन पेपर्स की चारों सब्जेक्ट्स के लिए और उसके बाद चारों सब्जेक्ट्स में ज्यादा से ज्यादा स्कोर आप कर पाओगे। अब करते हैं अपना कॉन्सेप्ट शुरू नेक्स्ट पेज से। एलिमेंट्स के बाद सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, हम कैसे पहचानेंगे कौन सा एलिमेंट हमारा मेटल है या फिर नॉन मेटल है। मेटल्स को पहचानने के लिए फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें समझनी पड़ेंगी। कई सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, एक एक करके सभी को समझ लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले है लस्टर। लस्टर यानी कि चमक है, तो इसमें दिया है मेटल्स हैव शाइनी सरफेस। जो भी हमारे मेटल्स होते हैं उनका सरफेस शाइनी यानी कि चमकदार होता है। एग्जांपल ले लो, जैसे गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, ज्वेलरी बनती है गोल्ड की, भाई बहुत चमकता है वो। तो जो भी मेटल्स होते हैं हमारे वो लस्टर होते हैं यानी कि वो चमकदार होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात की गई है हार्डनेस है। यहां पर है मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट। मेटल्स जो है 92 के 92 मेटल्स जनरली सारे के सारे हार्ड होते हैं, लेकिन यहां पर एक्सेप्शन भी रखा गया है, यानी कि कुछ एक दो ऐसे मेटल्स होंगे जो हार्ड नहीं होते हैं। वो कौन कौन से हैं इसके बारे में सुनो, जैसे सोडियम है भाई, पोटेशियम है और लिथियम है। ये 3 मेटल्स ऐसे हैं जो सॉफ्ट होते हैं। इन 3 के अलावा जितने भी मेटल्स हैं वो सारे के सारे हमारे हार्ड ही होते हैं। ठीक है, जो सोडियम है, पोटेशियम है और लिथियम है ये ऐसे होते हैं कि भाई इन मेटल्स को चाकू से काट सकते हैं हम, इतने सॉफ्ट होते हैं ये। इनके अलावा सारे के सारे हार्ड होते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल देख लेते हैं हार्डनेस में, जैसे आयरन होता है, कॉपर होता है, ये बहुत हार्ड होते हैं। ठीक है, आपने देखा भी होगा घर में आपके इस जो आयरन है, कॉपर है, इनसे बनी हुई कई सारी चीजें होती हैं। इसके बाद बात करते हैं गाइस स्टेट की। जो मेटल्स हैं उसकी स्टेट कैसी होती है, सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं या फिर गैसीय स्टेट में होते हैं। तो भाई यहां पर दिया है मेटल्स आर एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट। यहां पर जितने भी मेटल्स हैं ऑलमोस्ट सारे के सारे सॉलिड स्टेट में होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन रखा गया है। वो एक्सेप्शन यहां पर है
मर्क्यूरी। जो मर्क्यूरी मेटल होता है गाइज वो लिक्विड स्टेट में होता है। इसके अलावा मर्क्यूरी के अलावा सारे के सारे मेटल्स हमारे सॉलिड होते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं कौन कौन से मेटल्स सॉलिड होते हैं। जैसे भाई आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सारे के सारे हमारे सॉलिड मेटल्स हो जाते हैं। आगे बात की गई है मेलिएबिलिटी के बारे में, तो इसके बारे में दिया है मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। आपने देखा होगा इस तरह से शीट्स बनाई जाती हैं मेटल्स की। मेटल्स को पीट पीट के उनके शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। एग्जाम्पल दिया गया है यहां पर गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलिएबल। अब आपसे पूछ लिया जाए कि भाई सबसे ज्यादा पीट पीट के किसको शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो भाई आपको बता देना है कि गोल्ड और सिल्वर सबसे ज्यादा मेलिएबल होते हैं, यानी कि बहुत पतली पतली उनकी शीट्स बनाई जाती हैं। अब इसके अलावा जैसे आयरन होता है उसकी इस तरह से शीट्स बनाई जाती हैं, कॉपर की भी शीट्स बनाई जा सकती हैं। तो जितने भी मेटल्स हैं वो मेलिएबल होते हैं। इसके बाद बात करी गई है यहां पर डक्टिलिटी के बारे में। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इन थिन वायर्स। जो भी हमारे मेटल्स होते हैं उनको थिन वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। आपने देखा होगा जो घरों में वायरिंग होती है इलेक्ट्रिसिटी की, उसमें इस तरह के वायर्स का यूज किया जाता है। और इसमें कौन सा वायर होता है, यहां पर कौन सा मेटल होता है, कॉपर मेटल के वायर्स बनाए जाते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो इसमें दिया गया है कॉपर वायर्स, एल्यूमिनियम वायर्स बनाए जाते हैं और मेटल को वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है डक्टिलिटी। हमने यहां पर कुछ प्रॉपर्टीज समझ ली हैं मेटल की। इसके अलावा और भी कई सारी प्रॉपर्टीज हैं, उनको भी समझने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। मेटल्स में ही जो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो भी मेटल्स हैं क्या वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट के कंडक्टर होते हैं, यानी कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी उनमें से पास हो सकती है? भाई बिल्कुल हो सकती है। तो यहां पर हमें दिया गया है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर का मतलब होगा कि भाई वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को पास कर सकते हैं। जैसे कॉपर है भाई, वायर्स बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। सिल्वर होता है, आयरन होता है, एल्यूमिनियम होता है भाई, एल्यूमिनियम के बर्तन यूज किए जाते हैं। आपने देखा होगा घर में जो बर्तन होते हैं वो मेटल्स से ही बने होते हैं, क्योंकि वो हीट का ट्रांसफर कर देते हैं। और वायर्स जो घर में लगे होते हैं वो कॉपर के होते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देते हैं। तो जितने भी मेटल्स होते हैं सारे के सारे मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी और हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। एग्जाम्पल मैंने दे दिया है। आगे बात करते हैं भाई डेंसिटी की। डेंसिटी जो है उसके बारे में दिया है जनरली मेटल्स है हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो भी मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है, और डेंसिटी हाई होने की वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट भी जो है ना वो हाई यानी कि ज्यादा होता है, यानी कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर उनको बॉईल किया जा सकता है या फिर मेल्ट किया जा सकता है, पिघलाया जा सकता है। जैसे एग्जांपल की बात कर लें तो कॉपर हमारा जो होता है ना, कॉपर मेटल जो होता है ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 1085 डिग्री सेल्सियस। बहुत ज्यादा डेंसिटी होने की वजह से ये उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी सोनोरस के बारे में। जो भी हमारे मेटल्स हैं, मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है आवाज करना। मेटल्स जो है ना वो सोनोरस होते हैं। व्हेन इट स्ट्राइक टू अ हार्ड सरफेस दे प्रोड्यूस साउंड। जब मेटल्स को किसी हार्ड सरफेस पर हम मारते हैं तो वो साउंड क्रिएट करते हैं, इसीलिए मेटल्स सोनोरस होते हैं। इसीलिए ज्यादातर जो रिंग वाली चीजें होती हैं वो मेटल्स की बनती हैं। जैसे घंटी होती है भाई, ये मेटल्स की बनती हैं। ठीक है, ताकि किसी हार्ड सरफेस पर इनको जब हम टकराते हैं तो ये साउंड प्रोड्यूस करती हैं। जैसे आपके स्कूल में रिंग लगी होती है, घंटी लगी होती है, वो मेटल की ही होती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट गाइस लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ये पॉइंट जरूर याद कर लेना भाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, स्टार यहां पर मैंने बना दिया है। जो भी हमारे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। एग्जांपल दे देता हूं, CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, Fe2O3 ये हो जाएगा हमारा यहां पर आयरन ऑक्साइड, MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये कुछ एग्जांपल भी दे दिए हैं मैंने। जो भी हमारे मेटल ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, और एग्जांपल यहां पर हो गए हैं। जितनी भी हमारे मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी थी सारी की सारी हमने डिस्कस कर ली हैं। अब मेटल्स के बाद क्या करना है भाई, हमें नॉन मेटल्स की भी फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझना है। नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझने के लिए गाइस मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर।
मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद बारी आ जाती है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। एक बात आपको बता दूं, जो जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, उसके बिल्कुल अपोजिट होती हैं नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिर भी समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लस्टर यानी कि चमक की। तो इसमें दिया है नॉन मेटल्स डू नॉट हैव शाइनी सरफेस एक्सेप्ट आयोडीन। अगर हम आयोडीन को हटा दें, आयोडीन के अलावा जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन लस्टर यानी कि वो चमकदार नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहां पर आपको दिख रहा है, ये है कोल यानी कि कोयला। ये नॉन मेटल होता है, क्या ये चमकदार होता है? बिल्कुल नहीं। तो जितने भी नॉन मेटल्स हैं आयोडीन के अलावा वो सारे के सारे नॉन लस्टर यानी कि चमकदार नहीं होते हैं। एग्जाम्पल यहां पर हो जाएगा भाई कोल यानी कि कोयला, ऑक्सीजन, ये सारे चमकदार नहीं होते हैं, लस्टर नहीं होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हार्डनेस की। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड। जो कोल है उसी का एलोट्रोप होता है डायमंड। अगर हम इस डायमंड को एक साइड रख दें, हटा दें, तो जितने भी नॉन मेटल्स बचेंगे डायमंड के अलावा वो सारे के सारे हार्ड नहीं होते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं। जैसे कोयला है भाई, ये सॉफ्ट होता है। एग्जाम्पल में इसी को हमें लिख देना है। आगे बात करेंगे भाई स्टेट की। तो यहां पर है एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एंड गैस स्टेट। जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो कुछ सॉलिड स्टेट में होते हैं, कुछ गैस स्टेट में होते हैं। जैसे सॉलिड स्टेट में हमारा कार्बन होता है, ऑक्सीजन स्टेट में हमारी गैस होती है। ये दो एग्जांपल भी मैंने दे दिए हैं। जो हमारा सॉलिड स्टेट है कार्बन नॉन मेटल होता है, और गैसीय स्टेट में ऑक्सीजन, ये भी हमारा एक नॉन मेटल हो जाता है। आगे बात करेंगे भाई मेलिएबिलिटी के बारे में। तो इसमें दिया है नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल। जो भी नॉन मेटल्स होते हैं हमारे वो मेलिएबल नहीं होते हैं, यानी कि उनको शीट्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। क्या आपने देखा है कभी भी कोयले की हम शीट्स बना सकते हैं? नहीं बना सकते भाई, क्योंकि वो मेलिएबल नहीं होता है। बिल्कुल इसी तरह से डक्टिलिटी के बारे में बात करें तो नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। जो नॉन मेटल्स हैं उनके वायर भी नहीं बनाए जा सकते हैं। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज यहां पर हमने समझ लिया, वो कुछ बची हैं, उनके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। नॉन मेटल्स की हमारी कुछ बची हुई फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आ जाता है कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो भी हमारे नॉन मेटल्स हैं क्या वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को पास कर सकते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं या फिर बैड कंडक्टर होते हैं? यहां पर हमें दिया है नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो भी हमारे नॉन मेटल्स होते हैं उनमें से ना तो इलेक्ट्रिसिटी पास की जा सकती है, ना ही हीट पास की जा सकती है। लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जा सकता है, और वो आपके आसपास ही कहीं देखने को मिल जाएगा। वो नॉन मेटल होता है गाइज ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट होती है ये इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देती है। और ग्रेफाइट कहां पर होता है भाई? जो आपकी पेंसिल का सिक्का होता है, नेल होता है, वो ग्रेफाइट से बना होता है। इसीलिए पेंसिल को किसी भी प्लग वगैरह में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, और इलेक्ट्रिसिटी पास होने का मतलब है उससे करंट आपको लग सकता है। सो ग्रेफाइट के अलावा जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। उनमें से इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास नहीं हो सकती है। आगे बात करते हैं गाइस डेंसिटी की। जनरली नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। जो भी हमारे नॉन मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी भी लो होती है और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। एक बात यहां पर आप समझ लो, अगर डेंसिटी ज्यादा होगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, डेंसिटी अगर कम होगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम ही होता है। तो यहां पर जो भी नॉन मेटल्स हैं डेंसिटी कम है तो मेल्टिंग पॉइंट भी उनका कम हो जाता है। आगे बात करते हैं गाइस सोनोरस की। भाई जो भी हमारे नॉन मेटल्स हैं क्या वो आवाज करते हैं? नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। जो भी नॉन मेटल्स हैं वो सोनोरस नहीं होते हैं, यानी कि वो ज्यादा आवाज नहीं करते हैं। व्हेन इट स्ट्राइक टू अ हार्ड सरफेस दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड। अगर किसी हार्ड सरफेस पर हम, जैसे कोयला ले लो, ये हमारा एक नॉन मेटल होता है, किसी हार्ड सरफेस पर हम मारते हैं तो बहुत कम आवाज वो करते हैं, यानी कि नॉन सोनोरस वो होते हैं, वो आवाज नहीं करते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपने ध्यान रखना है, स्टार मैंने बना दिया है। जो भी ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स की बात मैं कर रहा हूं, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। मैंने मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको बताया था। यहां पर अगर नॉन मेटल्स की बात करता हूं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स की बात करता हूं, तो उनका नेचर एसिडिक
होता है। एग्जाम्पल दे देता हूं, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, इसका नेचर एसिडिक होता है। N2O यानी कि निट्रस ऑक्साइड, इसका नेचर भी एसिडिक होता है। ठीक है, तो यहां पर हमने अभी तक क्या क्या कर लिया है, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज समझ ली हैं और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हमने कंप्लीट कर ली हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद अब बात करनी है हमें दोनों मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की शुरुआत करते हैं गाइस नेक्स्ट पेज से। शुरुआत करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमें क्या समझना होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, जो भी हमारे मेटल्स होते हैं उनकी क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। कई सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हमें समझनी है। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर। जो भी हमारे मेटल्स हैं वो एयर के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, तो यहां पर दिया है मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स है। यहां पर एयर का मतलब क्या हो जाएगा भाई, एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। मेटल्स जो है ना वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ, और रिएक्शन करने के बाद मेटल ऑक्साइड्स वो बना लेते हैं। इसको इजी वे में समझने के लिए यहां पर लिखा गया है, जैसे मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्शन होने के बाद हमें क्या मिल जाएगा भाई, मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा। ये प्रोडक्ट हमें मिल जाता है मेटल और एयर के रिएक्शन से, या फिर कह सकते हैं मेटल और ऑक्सीजन के रिएक्शन से। आप कहोगे कि भैया एग्जांपल तो दे दो, तो एग्जांपल के लिए थोड़ा सब्र करो, देता हूं एग्जांपल। मैं एग्जांपल में लिख देता हूं सबसे पहले Cu, ये हमारा एक मेटल होता है। अगर इसको रिएक्शन कराएंगे हम ऑक्सीजन यानी कि O2 के साथ, तो हमें मेटल ऑक्साइड क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा हमें CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड। अब आप मुझे ये कमेंट करके बताओ, क्या हमारी ये इक्वेशन बैलेंस है? अगर बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस कैसे किया जाएगा भाई, Cu के आगे 2 लगा दो और यहां पर भी 2 लगा दो। जो भी हमारे यहां पर 2 लगाए हैं इससे हमारी इक्वेशन हो जाती है बैलेंस। ये एग्जांपल दे दिया है मैंने यहां पर मेटल और एयर के रिएक्शन का, या फिर कह सकते हैं मेटल और ऑक्सीजन के रिएक्शन का। एक और एग्जांपल दे दूं क्या, चलो दे देता हूं भाई। यहां पर एग्जांपल आ जाएगा मेरा Al यानी कि एल्यूमिनियम, ये रिएक्शन करेगा अगर एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ, तो रिएक्शन होने के बाद भाई क्या मिलेगा मुझे, मुझे मिल जाएगा Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड मुझे मिल जाता है। अब इस इक्वेशन को भी बैलेंस करने के लिए एल्यूमिनियम के आगे 2 लगाओ और यहां पर भी 2 लगाओ, तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। अभी बैलेंस नहीं हुई है क्योंकि आप देखो 2 3 6 यहां पर ऑक्सीजन है, लेकिन इस साइड में हमारे सिर्फ 2 ही है, तो इसके आगे 3 लगा देंगे, तो अब हमारी ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है। जो भी हमारा यहां पर मेटल और एयर का रिएक्शन है उसके 2 एग्जांपल मैंने आपको दे दिए हैं। अब जब भी मेटल एयर के साथ रिएक्शन करता है तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर दिया गया है, डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। भाई अलग अलग जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरीके से रिएक्शन करते हैं। जैसे पहले पॉइंट में यहां पर दिया गया है, सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट सो विग्रसली दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन। जो हमारा सोडियम मेटल होता है, पोटेशियम मेटल होता है, ये ऑक्सीजन के साथ इतनी तेजी के साथ रिएक्शन करते हैं कि भाई इनको खुले में रखते ही आग लग जाती है। इसीलिए इनका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन बचाने के लिए इनको क्या किया जाता है, किस तरह से रखा जाता है, सो दे आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। इसीलिए जो भी हमारा सोडियम और पोटेशियम होता है उसको केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है। भाई ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल के अंदर क्यों रखा जाता है, क्योंकि अगर इनको ओपन में रखेंगे तो ये ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आते ही इनमें आग लग जाती है, रिएक्शन हो जाता है मेटल और ऑक्सीजन का। ठीक है, इसीलिए इसी रिएक्शन से बचाने के लिए इनको केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है। जो हमारे सोडियम और पोटेशियम है वो तो बहुत तेजी के साथ रिएक्शन करते हैं। इनके अलावा जो मेटल्स हैं वो एयर के साथ किस तरह से रिएक्शन करते हैं, इसको समझने के लिए आ गए हैं हम नेक्स्ट पेज पर। इस पर हम वही बात कर रहे हैं भाई, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर, जो हमने पीछे वाले पेज पर पढ़ा है। हमने क्या कहा था कि भाई अलग अलग मेटल्स जो है वो अलग अलग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे सेकंड पॉइंट है, एक पॉइंट तो हम पीछे वाले पेज पर पढ़ चुके हैं जिसमें सोडियम और पोटेशियम आग पकड़ लेते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। अब बात करते हैं हम यहां पर सेकंड वाले पॉइंट की। सेकंड वाले पॉइंट में कहता है सरफेसेस ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड पीबी यानी कि लेड होता है। ये 4 मेटल हमें यहां पर दिए गए हैं। जो भी इनका सरफेस होता है आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड विच प्रिवेंट देम फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। भाई जैसे ही मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और जो भी पीबी यानी कि लेड हमारा होता है, ये ऑक्सीजन के साथ जब ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आते
डालते हैं तो इनका जो सरफेस होता है ना सिर्फ वो रिएक्ट करता है और सरफेस रिएक्ट करके ऑक्साइड की एक लेयर बना लेता है जो इनको आगे अंदर वाला जो मटेरियल है, अंदर वाला जो मेटल है, उसकी ऑक्सीडेशन होने से बच जाती है। तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और पीबी इनका सिर्फ सरफेस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, इस बात का आपने ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट है Fe डू नॉट बर्न ऑन हीटिंग। जो आयरन होता है Fe यानी कि हमारा जो आयरन होता है, अगर हम उसको हीट करते हैं तो वो नहीं जलता है। ठीक है, आयरन की कोई रोड ले लो, इस तरह से उसको आप गैस पे गर्म करोगे तो वो नहीं जलेगी। बट आयरन फिलिंग्स बर्न विग्रसली, लेकिन आयरन का जो पाउडर होता है ना, अगर हम उसको हीट करते हैं तो वो बहुत जल्दी बर्न हो जाता है। रोड बर्न नहीं होगी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, लेकिन जो पाउडर होगा वो बहुत जल्दी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है। ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट हमारा बन गया है। आगे यहां पर है Cu डज नॉट बर्न बट कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। कॉपर जो है अगर हम उसको बर्न करेंगे तो भाई वो बर्न नहीं होता है, लेकिन उस पर एक ब्लैक कॉपर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। यानी कि अगर हमारे पास कोई कॉपर रोड है, अगर हम उसको हीट करेंगे तो वो कॉपर ऑक्साइड, उसका जो सरफेस है वो ब्लैक हो जाएगा, और जो ब्लैक हुआ है वो कॉपर ऑक्साइड हो जाता है। ठीक है भाई, यानी कि सरफेस जो है ना वो कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा, अंदर वाला कॉपर एज इट इज रहेगा। इसके बाद Au एंड Ag डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। Au हमारा क्या होता है भाई, Au हमारा गोल्ड होता है, Ag हमारा सिल्वर होता है। सिल्वर और गोल्ड जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। जो भी हमारा यहां पर था मेटल और एयर का रिएक्शन, इसके एग्जांपल मैंने पीछे वाले पेज पर दे दिए थे। और जो भी हमारे मेटल्स होते हैं वो किस किस तरह से एयर यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी जो है मेटल की वो हो जाती है कंप्लीट। मेटल की सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास यहां पर है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है। भाई एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होती हैं इसको समझ लेना, क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता ही है, एग्जाम्पल भी आपको देना पड़ेगा। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड में यहां पर हमें दिया है मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है। भाई एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होती हैं, वो मेटल ऑक्साइड्स होती हैं जो एसिड्स और बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट करके सोल्ट और वाटर बना लेती हैं। यानी कि सिंपल वर्ड्स में बता देता हूं, ऐसी मेटल ऑक्साइड्स जो एसिड के साथ भी रिएक्शन कर लें, जो बेस के साथ भी रिएक्शन कर लें, ऐसी मेटल ऑक्साइड्स को कहा जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड से। इसके एग्जाम्पल मैं आपको दे दूंगा, लेकिन उससे पहले एक इक्वेशन की फॉर्म में इसको समझ लो। ये हमारी मेटल ऑक्साइड्स हैं, ये एसिड्स के साथ भी रिएक्शन कर लेती है, बेसिस के साथ भी रिएक्शन करके हमारे लिए बना लेती है प्रोडक्ट में सोल्ट और वाटर। तो जो भी हमारी ये मेटल ऑक्साइड्स हैं इनको हम क्या कहेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कह देंगे। अब इसके एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में भाई एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए भाई Al2O3 ये हमारा क्या है, एक मेटल ऑक्साइड है। ये मेटल ऑक्साइड हमारा रिएक्शन, पहले इसका रिएक्शन कराते हैं भाई HCl। आपको पता है HCl क्या होता है, ये एक एसिड होता है। चैप्टर नंबर 2 में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग ये एसिड होता है। तो मेटल ऑक्साइड और एसिड एक दूसरे के साथ यहां पर रिएक्शन कर रहे हैं। रिएक्शन होने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, AlCl3 यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड आ जाएगा, और साथ में हमारे पास मिल जाएगा H2O यानी कि वाटर। आप देख सकते हो मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करके सोल्ट बनाती है और साथ में वाटर हमें मिल जाता है। क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? जब भी आप एग्जाम में इक्वेशन लिख कर आओगे केमिकल इक्वेशन, उसको बैलेंस जरूर करके आना, अदरवाइज नंबर नहीं मिलेंगे या फिर नंबर उसमें से काट लिए जाएंगे। 2 नंबर की इक्वेशन होगी तो 1 नंबर ही आपको मिलेगा अगर आपने इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया होगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहां पर 6 लगा दो, यहां पर 2 लगा दो। आई थिंक इक्वेशन बैलेंस हो गई है। इसके बाद देखो ये जो हमारा मेटल ऑक्साइड है ये HCl के साथ तो रिएक्शन कर ही रहा है, क्या ये बेस के साथ भी करेगा? अगर बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो ही हम Al2O3 को क्या कहेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कह सकते हैं। तो भाई लिख लेते हैं यहां पर Al2O3 ये हमारा क्या है, एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। ये क्या हमारा बेस है, बेस क्या होता है हमारा भाई NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। अगर करेगा तो ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो जाएगा। रिएक्शन करने के बाद यहां पर हमें मिलेगा गाइस
NaAlO2 यहां पर हमें ये मिल जाएगा। इसके बाद प्लस का साइन लगा करके हमारे पास H2O भी आ जाएगा। आप यहां पर देख सकते हो एल्यूमिनियम ऑक्साइड HCl एसिड के साथ भी रिएक्शन कर रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बेस के साथ भी रिएक्शन कर रहा है। तो हम कहेंगे कि Al2O3 ये हमारा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। यहां पर हमें क्या मिलता है भाई, सोल्ट और वाटर मिल रहा है। तो ये एग्जांपल दे दिया है मैंने एम्फोटेरिक ऑक्साइड का। अब इस इक्वेशन को भी बैलेंस अगर हमें करना है तो भाई यहां पर हमें 2 लगाना पड़ेगा, यहां पर भी हमें 2 लगाना पड़ेगा। इक्वेशन हमारी हो गई है बैलेंस। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं और उसका एग्जाम्पल भी आपको याद रखना भाई, जरूर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनने वाला है। तो इस सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में हमने सारी चीजें समझ ली हैं। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी मेटल की, उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। जो भी हमारे मेटल्स होते हैं उसकी थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी में हमें समझना है रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, मेटल और वाटर का रिएक्शन किस तरह से होता है। कोई भी हमारा मेटल है, अगर हम उसका वाटर के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट में रिएक्शन होने के बाद हमें या तो मेटल ऑक्साइड मिलेगा या फिर मेटल हाइड्रो ऑक्साइड मिलेगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस हमेशा मिलेगी ही मिलेगी। दो चीजें हो सकती हैं मेटल और वाटर के रिएक्शन में, या तो मेटल ऑक्साइड मिलेगा या फिर मेटल हाइड्रो ऑक्साइड और उसके साथ में हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई मेटल ऑक्साइड है, जो भी मेटल ऑक्साइड है उसका हम रिएक्शन कराएंगे जब वाटर के साथ, तो क्या होगा भाई, मेटल ऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन से हमें हमेशा मेटल हाइड्रो ऑक्साइड ही मिलेगी। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल दे देता हूं, एग्जाम्पल के बिना कुछ भी यहां पर नहीं है। बात करते हैं सबसे पहले Na यानी कि सोडियम की। अगर हम सोडियम का रिएक्शन कराते हैं वाटर का फॉर्मूला होता है H2O के साथ, तो क्या होगा भाई, जो भी हमारा सोडियम है ना वो क्या हो जाएगा, रिएक्शन करने के बाद NaOH, यहां पर हमें क्या मिल रहा है भाई, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड मिल रहा है। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ साथ हमेशा हमें क्या मिलेगा, मैंने क्या बताया था, हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो यहां पर आ जाएगा हमारा H2। एक रिएक्शन मैंने बता दिया, जो भी ये इक्वेशन मैंने लिखी है इसको बैलेंस भी आपने खुद करना है, ठीक है। मैं बैलेंस नहीं करके दूंगा, सारी की सारी इक्वेशंस आपने खुद बैलेंस करनी है। चलो नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन की बात कर लेते हैं। बात करते हैं A की। यहां पर ये हमारा कैल्शियम होता है। कैल्शियम का रिएक्शन जब हम कराएंगे H2O यानी कि वाटर के साथ, तो रिएक्शन होने के बाद हमें क्या मिलेगा भाई, यहां पर आ जाएगा हमारा CaOH यानी कि कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड आ जाएगा, और साथ में आपको हमेशा ध्यान रखना है हाइड्रोजन गैस मिल जाती है। ये दूसरा एग्जाम्पल मैंने दे दिया है, इसको भी बैलेंस आपने करना है। इसके बाद एक और बात कर लेते हैं यहां पर हम Fe यानी कि आयरन की। अगर इसका हम रिएक्शन कराएंगे H2O के साथ तो क्या होगा भाई, यहां पर हमें मिलेगा यहां पर Fe3O4 यानी कि फेरिक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड जिसको हम कहते हैं, और साथ में मिल जाएगी यहां पर हमें हाइड्रोजन गैस। तो आप देख सकते हो यहां पर कुछ केसेस में हमें यहां पर हाइड्रो ऑक्साइड मिल रही है मेटल और वाटर के रिएक्शन से, और एक केस में हमें यहां पर मेटल ऑक्साइड भी मिल रही है। लेकिन एक चीज यहां पर कंफर्म आपको देखने को मिलेगी कि हर एक केस में हाइड्रोजन गैस मिलनी ही मिलनी है मेटल और वाटर के रिएक्शन से। भाई यहां पर हमने क्या कर लिया है, मेटल और वाटर किस तरह से एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं यह हमने समझ लिया है। अब इसी कॉन्सेप्ट में, थर्ड वाले कॉन्सेप्ट में ही हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो समझना के लिए मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट पेज पर। मेटल और वाटर किस तरह से एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं, एग्जांपल्स और केमिकल इक्वेशंस के साथ पीछे वाले पेज पर समझने के बाद अब वाटर पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। वाटर यानी कि पानी। जो पानी होता है उसकी 3 स्टेट्स होती हैं भाई, वो लिक्विड स्टेट में भी होता है, और आइस की फॉर्म में वो सॉलिड स्टेट में भी होता है, और वाष्प यानी कि वेपर की फॉर्म में वो गैसियस स्टेट में भी होता है। वाटर 3 स्टेट्स में हमें मिलता है जनरली देखने को। तो अब जो भी हमारे मेटल्स हैं वो इन 3 अलग अलग स्टेट्स के साथ अलग अलग मेटल्स रिएक्ट करते हैं। उसी चीज को इस वाले पेज पर समझने वाले हैं। तो यहां पर हमें दिया है डिफरेंट मेटल्स रिएक्ट विद डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर। अलग अलग मेटल्स वाटर की अलग अलग फॉर्म के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे पहले वाले पॉइंट में क्या है, Na, K एंड Ca। Na यानी कि सोडियम, K यानी कि पोटेशियम, Ca यानी कि कैल्शियम। ये 3 जो मेटल्स हैं ये ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आगे दिया है नेक्स्ट वाले पॉइंट में एल्यूमिनियम, Fe यानी कि आयरन, Zn यानी कि जिंक। ये
स्टीम यानी कि भाप के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी कि जो वाटर की गैसियस स्टेट होती है वेपर, उसके साथ ये रिएक्शन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहां पर हमें दिया है Mg, यानी कि मैग्नीशियम रिएक्ट विद हॉट वाटर। अगर मैग्नीशियम का रिएक्शन हमें कराना है तो उसके लिए हमें गर्म पानी की जरूरत होगी। इसके बाद नेक्स्ट है यहां पर Ca&Mg, जो हमारा कैल्शियम होता है और मैग्नीशियम होता है। अगर हम इनको डाल देते हैं वाटर में तो जो भी ये रिएक्शन है, रिएक्शन होगा, और रिएक्शन में मेटल और वाटर के रिएक्शन में हमेशा क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। तो जैसे ही हम कैल्शियम और मैग्नीशियम को वाटर में डालेंगे, रिएक्शन होगा, और जो भी हमने कैल्शियम और मैग्नीशियम डाला है वहां से क्या होगा, रिएक्शन से हाइड्रोजन गैस बनेगी। हाइड्रोजन गैस के बबल्स जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ चिपक जाते हैं, और कैल्शियम और मैग्नीशियम ये फ्लोट करने लगते हैं, तैरने लग जाते हैं। यही पॉइंट यहां पर लिखा गया है। Ca एंड मैग्नीशियम फ्लोट ऑन वाटर सरफेस एज बबल्स ऑफ हाइड्रोजन स्टिक टू देयर सरफेसेस। कैल्शियम और मैग्नीशियम को जब पानी में डाला जाता है तो रिएक्शन होने पर जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनते हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम पर चिपक जाते हैं, और उसकी वजह से ये तैरने लग जाते हैं। ये सिंपल सा पॉइंट आपने ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है Au, Ag, Cu एंड पीबी, जो हमारा Au यानी कि गोल्ड, Ag यानी कि सिल्वर, Cu यानी कि कॉपर, पीबी यानी कि लेड है। ये चार ऐसे मेटल्स हैं जो पानी के साथ रिएक्शन ही नहीं करते हैं। जो भी मेटल्स होते हैं वो किस तरह से, कौन सा कोल्ड वाटर के साथ करता है, कौन सा स्टीम के साथ, कौन सा गर्म पानी के साथ है, कौन सा ऐसे मेटल्स हैं जो तैरने लग जाते हैं पानी में डालते ही, और कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं, सारी चीजें मैंने बता दी हैं। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स में हमने अभी तक क्या समझा है, इस वाले पेज पर मेटल और वाटर का रिएक्शन किस तरह से होता है, कौन कौन से मेटल्स वाटर की कौन सी स्टेट के साथ रिएक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में ही, उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। केमिकल प्रॉपर्टीज में आगे आ जाता है हमारा फोर्थ वाला पार्ट। इसमें है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स। जो भी हमारे मेटल्स हैं वो एसिड्स के साथ किस तरह से रिएक्शन करते हैं। इसमें हमारे पास मेटल है, एसिड है, दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे तो सोल्ट और हाइड्रोजन गैस हमें मिल जाती है। इसका एग्जाम्पल दे देता हूं, बहुत ईजी सा एग्जाम्पल इसका हो जाएगा। जैसे मेटल में मैं यहां पर ले लेता हूं Fe यानी कि आयरन। ये एसिड, जो हमारा एसिड है वो लिख लेते हैं HCl। इसके साथ रिएक्शन करेगा तो हमारे पास एक सोल्ट मिलेगा प्रोडक्ट में, जो हो जाएगा हमारा FeCl2, और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल जाती है, इवोल्व होती है। तो बहुत सिंपल, हमारे पास मेटल है, एसिड है, दोनों रिएक्शन करते हैं, हमारे पास सोल्ट मिल जाता है रिएक्शन होने के बाद, और साथ में हाइड्रोजन गैस मिल जाती है। ये सिंपल चीज एग्जांपल के साथ मैंने आपको समझा दी। आगे फिफ्थ वाले पॉइंट पर आते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। इसमें क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर मेटल सोल्ट्स है। हमारे पास मान लो कोई मेटल है, ये मेटल सोल्ट के साथ रिएक्शन करता है। कोई एक मेटल दूसरे मेटल सोल्ट के साथ रिएक्शन कैसे करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, ध्यान से समझना। यहां पर हमारे पास भाई मेटल ए है। क्या है हमारे पास, एक मेटल है जिसको हम कहेंगे मेटल ए। ये मेटल बी सोल्ट के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, हमारे पास एक मेटल ए है, उसके बाद मेटल सोल्ट बी है, यानी कि मेटल का सोल्ट बी है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन होने के बाद मेटल सोल्ट ए बन जाता है, और मेटल बी का सोल्ट जो यहां पर था, आप देखो मेटल सोल्ट बी है, इसमें से जो सोल्ट है वो अलग हो जाता है, और मेटल बी हमारा अलग से निकल जाता है। यहां पर काम क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है। मेटल ए ने मेटल बी सोल्ट में से मेटल बी को ही अलग कर दिया, एक तरफ निकाल दिया है। एग्जाम्पल देकर बता देता हूं आपको। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूं Fe यानी कि आयरन। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मेटल ए है। अब ये रिएक्शन करता है हमारा CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट के साथ। दोनों रिएक्शन करेंगे भाई, और जो हमारा यहां पर आयरन होता है, Fe होता है, ये ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू कॉपर। अगर ये ज्यादा रिएक्टिव है तो ये क्या करेगा, CuSO4 में से Cu को हटा देगा और खुद उसकी जगह ले लेता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हमारा FeSO4 हो जाएगा, और साथ में जो कॉपर है वो अलग निकल जाएगा। यहां पर आयरन ने क्या किया, CuSO4 में से Cu को हटा दिया और खुद उसकी जगह यहां पर ले ली है, और Cu को अलग कर दिया है। ये सिंपल चीज होती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा
कम रिएक्टिव है। जो भी यहां पर हमने केमिकल इक्वेशन लिखी है इसमें हमारा आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है और कॉपर हमारा कम रिएक्टिव होता है। भाई जो भी मेटल ज्यादा रिएक्टिव है या मेटल कम रिएक्टिव है इसकी जानकारी हमें मिलती है रिएक्टिविटी सीरीज से। अब क्या होती है ये रिएक्टिविटी सीरीज, इस पे एक अलग से वीडियो भी बनाई गई है। रिएक्टिविटी सीरीज को याद भी आपने करना है। अगर रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने की शॉर्ट ट्रिक जानना चाहते हो तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस वीडियो को देख भी लेना और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर लेना। चलो अब रिएक्टिविटी सीरीज की बात कर लेते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज को समझने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। रिएक्टिविटी सीरीज हमारे सामने है। भाई होती क्या है रिएक्टिविटी सीरीज, इसकी डेफिनेशन भी समझ लो। इसमें दिया है इट इज अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। जो भी हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है ये एलिमेंट्स की वो लिस्ट है जिसमें रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को रखा गया है। जैसे देखो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, पोटेशियम, उससे कम सोडियम, उससे कम कैल्शियम, उससे नीचे आ जाएगा मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। इनके सिंबल्स भी यहां पर आपके लिए लिख दिए गए हैं। इसमें जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो ऊपर की तरफ हैं और कम रिएक्टिव मेटल्स जो हैं वो नीचे की तरफ रखे गए हैं। यहां पर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिख दिया गया है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ जब हम चलेंगे तो रिएक्टिविटी इसमें कम होती है। इस रिएक्टिविटी सीरीज को आपने याद करना है, मेमोराइज करना है, क्योंकि केमिकल इक्वेशंस को लिखने के लिए या फिर एग्जाम में ये रिएक्टिविटी सीरीज आपसे पूछ ली जाती है। ट्रिक है इसको याद करने की, उस पर एक अलग से वीडियो बनाई गई है, फिर से बता देता हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस ट्रिक से बहुत आसानी से इसको आप याद कर सकते हो। चलो रिएक्टिविटी सीरीज हमने समझ ली। रिएक्टिविटी सीरीज समझने के बाद अब जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा ना, वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि भाई कोई एक मेटल है, दूसरा हमारे पास नॉन मेटल है। मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्शन करेंगे ये हमें समझना है। तो मूव करते हैं उसके लिए नेक्स्ट पेज पर। बारी आ जाती है हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसमें हम रिएक्शन कराएंगे एक मेटल का दूसरे नॉन मेटल के साथ। कैसे रिएक्शन होता है उसकी हमें डिटेल्स समझनी होंगी। डिटेल्स हमारे सामने पॉइंट वाइज है। पहले पॉइंट को देखो, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज ए टेंडेंसी टू अटेन कंप्लीट फिल्ड वैलेंस शेल। जो भी रिएक्टिविटी होती है एलिमेंट की एक मेटल की नॉन मेटल के साथ, वो किस पर निर्भर करती है भाई, उसकी टेंडेंसी पर निर्भर करती है कि वो अपने वैलेंस शेल को किस तरह से फिल करता है। इसी से हमारी सारी केमिकल इक्वेशंस बनती हैं। इसके बारे में कुछ छोटी छोटी चीजें आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो, ठीक है, वो आपको सारी डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्लास 9th के आप चैप्टर देख सकते हो उसके लिए। अब जो हमारा सबसे पहली बात है वो पॉइंट दिया गया है, मेटल लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर वैलेंस शेल टू फॉर्म कैटायन। जो हमारे मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, इस बात को आपने ध्यान रखना है। और जो भी मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, लूज करने पर जो चार्ज होता है ना वो पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर लूज करते हैं कोई भी यहां पर मेटल हमारे इलेक्ट्रॉन्स को तो पॉजिटिव यानी कि प्लस वाला चार्ज होगा। एग्जांपल दे देता हूं आपको, जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास क्या Na यानी कि सोडियम है। सोडियम का जो नंबर होता है एटॉमिक नंबर वो होता है गाइज 11, यानी कि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब शेल वाइज अगर हम डिवाइड करते हैं इसके इलेक्ट्रॉन को, हमेशा किसी भी एलिमेंट के फर्स्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई, 2 होते हैं। 11 में से 2 को माइनस कर देंगे तो कितने बच गए, 9 बचे हैं। सेकंड वाले में कितने होते हैं भाई, जो हमारा सेकंड वाला है उसमें 8 होते हैं। देखो यहां पर 2 प्लस में 8, ये 10 तो यहां पर आ गए। 11 में से 10 को माइनस कर देंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो थर्ड वाले में हमारा 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब जो भी हमारा थर्ड वाला शेल है इसमें अगर हमारे 8 पूरे नहीं हुए हैं, हमेशा जो लास्ट वाला शेल होता है उसको हम वैलेंस शेल कहते हैं, ठीक है। तो ये वैलेंस शेल यहां पर है, इसमें हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन किसी अदर एलिमेंट को दे देगा तो हम इसको कैटायन कहेंगे। और सोडियम हमारा क्या हो जाएगा भाई, 1 इलेक्ट्रॉन देने पर Na इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, सोडियम पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो पॉजिटिव ये हो जाएगा, कैटायन बनाते हैं। हमेशा मेटल जो है ना वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं और पॉजिटिव चार्ज उन पर आ जाता है, वो कैटायन बनाते हैं, ये आप ध्यान रखना। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट हम नॉन मेटल्स की। भाई मेटल्स जो है इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन वो जाता कहां पर है भाई, नॉन मेटल्स उस
इलेक्ट्रॉन को लेने का काम करते हैं। तो नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल टू फॉर्म एनायन। जैसे क्लोरीन होता है भाई, क्लोरीन जो है ना वो एक एटम को एक इलेक्ट्रॉन को वो ले लेता है, हमेशा देने वाला होता है भाई पॉजिटिव। और अगर ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को लेगा तो ये एनायन बनाएगा जो कि नेगेटिव चार्ज होता है, हमेशा लेने वाले पर नेगेटिव चार्ज होगा, देने वाले पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब जो हमारा सोडियम है और क्लोरीन है, देखो सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा है, क्लोरीन को एक की जरूरत है, तो ये गठबंधन कर सकते हैं, ये मित्रता एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। अब ये करते कैसे हैं वो भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा लास्ट पॉइंट देखो, इसमें है द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है। जो भी हमारा मेटल्स और नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से कंपाउंड बनता है, केमिकल फॉर्मूला बनता है, उसको हम कहेंगे आयनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ज्यादातर क्या यूज होता है, आयनिक कंपाउंड यूज होता है। यानी कि मेटल और नॉन मेटल जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, जो भी प्रोडक्ट में कंपाउंड बनता है उसको हम आयनिक कंपाउंड कहेंगे या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहेंगे। अब यहां पर हम समझेंगे कि भाई जो भी सोडियम है और कैल्शियम है, क्लोरीन है, ये एक दूसरे के साथ किस तरह से रिएक्शन करते हैं, किस तरह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। उसके लिए मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट पेज पर। मेटल्स और नॉन मेटल्स किन कंडीशंस पर एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं वो पीछे वाले पेज पर मैंने समझा दिया है। पॉइंट वाइज अब बात करते हैं जो हमारा रिएक्शन है एक्चुअल में वो होता कैसे है। जैसे यहां पर हम देखेंगे Na यानी कि सोडियम जो एक मेटल होता है और Cl यानी कि क्लोरीन ये नॉन मेटल होता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड कैसे बनाते हैं। तो भाई सबसे पहले देखो सोडियम जो होता है ना हमारा वो होता है Na, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, इसका जो नंबर होता है ना वो होता है 11 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 2 8। उसके बाद आता है 1, यानी कि जो भी हमारा सोडियम है उसके पास लास्ट वाले शेल में क्या है 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, यानी कि सोडियम हमारा पॉजिटिव हो गया। बिल्कुल इसी तरह से जो हमारा क्लोरीन होता है ना भाई Cl, इसका नंबर जो है वो होता है गाइज 17। इसमें हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है क्लोरीन की वो होती है 2, उसके बाद होता है 8, उसके बाद होता है 7। जो क्लोरीन है हमेशा लास्ट वाला जो शेल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। भाई यहां पर 7 है, यानी कि क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो हम क्या कहेंगे भाई क्लोरीन हमारे पास यहां पर है, इसके लास्ट वैलेंस शेल में कितने हैं भाई, जितने भी है ना उतने हम बना देते हैं। जैसे हमारे पास मैं बना रहा हूं यहां पर, ये एक हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। क्लोरीन के पास लास्ट वाले शेल में आपको 7 डॉट जो दिखाई दे रहे हैं इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको 8 करने होते हैं। ठीक है, हर एक एलिमेंट को 8 करने होते हैं। तो देखो सोडियम के पास जो एक एक्स्ट्रा है ना, सोडियम क्या करेगा भाई, इस वाले को क्लोरीन को दे देगा, क्लोरीन के पास ये चला जाएगा। ठीक है, ये वाला क्लोरीन सोडियम से क्लोरीन के पास आ गया। अब आप देखो क्लोरीन के काउंट कर लो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए क्लोरीन के पास है। सोडियम के देखो इसके पास जो एक था वो इसने दे दिया है, तो लास्ट वाला इसने दे दिया है, आखिरी वाला शेल अब कौन सा हो जाएगा 8 वाला, यानी कि सोडियम की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है और क्लोरीन की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। अब इसको इस तरह से समझो। अब केमिकल रिएक्शन आपको लिखना कैसे है, ये तो आपने डॉट स्ट्रक्चर बना दिया है। अब जो केमिकल रिएक्शन होगा वो किस तरह से लिखना है, देखो हमें लिखना है भाई Na, ये क्या करेगा भाई Na पॉजिटिव बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर लूज कर देगा, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव साइन। ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देता है। और जो हमारा क्लोरीन होता है वो क्या करता है भाई, क्लोरीन पे जो हमारा क्लोरीन, एक सेकंड, जो इलेक्ट्रॉन यहां पर इसने लूज किया है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव साइन वाला, वो इसके साथ क्लोरीन के साथ ऐड हो जाता है और यहां पर हमारा बन जाता है Cl नेगेटिव। यानी कि सोडियम ने क्या किया,
एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और पॉजिटिव साइन आ गया, हमेशा लूज करने वाले पर पॉजिटिव साइन रहता है। उसके बाद क्लोरीन ने क्या किया, जो भी इलेक्ट्रॉन यहां पर लूज किया है वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने अपने साथ मिला लिया, और क्लोरीन ने क्या किया, अगर इसने इलेक्ट्रॉन लिया है तो इस पर नेगेटिव साइन आ गया। चलो एक एग्जांपल आपके लिए और रख देता हूं, जैसे फॉर्मूला लिखता हूं मैं AlCl2। भाई एल्यूमिनियम क्लोराइड कैसे बनेगा, हमारे पास क्या है भाई, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का जो नंबर होता है वो होता है हमारे पास 12, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 282। अब यहां पर जो एल्यूमिनियम है इसके पास है 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम का, इस पर हमारा चार्ज कितना होगा, 2 पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं देने के लिए। इसके बाद बात करते हैं हम यहां पर क्लोरीन की। भाई क्लोरीन के पास एक की जरूरत होती है, ठीक है, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 है, क्लोरीन के पास एक की जरूरत है, और जो हमारा एल्यूमिनियम है वो 2 दे सकता है। तो भाई यहां पर क्या होगा, हमारे पास 2 क्लोरीन हो जाएंगे, ठीक है, इसके भी यहां पर आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। जो हमारा ये क्लोरीन है इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, तो एक एल्यूमिनियम के पास जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये ऊपर वाले को दे देगा, और एक दे देगा यहां पर नीचे वाले को। क्लोरीन के पास क्या हो गए भाई, यहां पर भी 8 हो गए, यहां पर भी 8 हो गए, और एल्यूमिनियम ने लास्ट वाले जो 2 हैं वो दे दिए हैं, तो इसके पास भी 8 हो गए। तो यहां पर जो हमारा केमिकल रिएक्शन है वो क्या होगा, तो हमारे पास क्या है भाई, एक एल्यूमिनियम है लेकिन क्लोरीन यहां पर हमारे पास 2 हैं, इसीलिए AlCl2 हमारा कंपाउंड बन जाएगा। अब जो भी हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्शन करते हैं इस तरह से, ये रिएक्शन होने के बाद जो कंपाउंड बनता है, जैसे NaCl हमारा ये कंपाउंड बना है, एल्यूमिनियम क्लोराइड हमारा ये कंपाउंड बना है, इन कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, पॉइंट वाइज उनको समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहां पर है दे आर सॉलिड एंड हार्ड जनरली ब्रेटल। जो भी हमारे ये कंपाउंड बनते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के रिएक्शन से, इनको कहते हैं आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड जो है ना वो सॉलिड हार्ड यानी कि बहुत हार्ड होते हैं, ब्रिटल यानी कि बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो भी आयनिक कंपाउंड बनते हैं मेटल और नॉन मेटल के रिएक्शन से, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। इसके बाद नेक्स्ट है दे सोल्यूबल इन वाटर बट नॉट इन केरोसिन एंड पेट्रोल। जो भी हमारा सोडियम क्लोराइड या फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड है, ये वाटर में तो सोल्यूबल होते हैं यानी कि वाटर में तो घुल जाते हैं, लेकिन केरोसिन और पेट्रोल जैसी चीजों में ये नहीं सोल्यूबल होते हैं, नहीं वो घुलते हैं। नेक्स्ट है दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। अगर हम सोडियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड में से इलेक्ट्रिसिटी पास करना चाहें तो हमें इनको पिघलाना पड़ेगा, इनकी मोल्टन स्टेट में इनको लाना पड़ेगा, तभी इलेक्ट्रिसिटी पास की जा सकती है। अगर ये सॉलिड स्टेट में है तो इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं की जा सकती, सिर्फ मोल्टन स्टेट में ही इलेक्ट्रिसिटी इनमें से पास की जा सकती है। तो जो भी मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, किस तरह से हमारा NaCl सोडियम क्लोराइड या फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है, इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन कैसे होता है, आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, सारी चीजें इस पेज पर मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। ये सारी चीजें समझने के बाद जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं मेटल्स की और नॉन मेटल्स की, मेटल्स किस तरह से रिएक्शन करते हैं नॉन मेटल्स के साथ या फिर अदर थिंग्स के साथ, सारी चीजें हमने समझ ली हैं। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है चैप्टर का, अकरेंस ऑफ मेटल्स, यानी कि मेटल्स हमें कैसे मिलते हैं, किस तरह से मेटल्स अकर होते हैं। नया कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं गाइज अगले पेज से। हमारा फ्रेश कॉन्सेप्ट शुरू होता है अकरेंस ऑफ मेटल्स, यानी कि जो भी मेटल्स हैं या फिर नॉन मेटल्स ही सही, वो हमें मिलते कैसे हैं। एक चीज यहां पर सिंपल मैं कहूंगा कि जो भी हमारी जरूरत की चीजें हैं, कोई भी हमारी जरूरत की चीज है वो हमें मिलती कहां से है, अर्थ यानी कि हमारी पृथ्वी से हमें मिलती है। तो इसमें सबसे पहले बात आती है मिनरल्स की। जो भी हमारे मेटल्स हैं या फिर कुछ भी चीज है वो मिनरल्स की फॉर्म में होते हैं। इसमें दिया है द एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट आर
आर कॉल्ड मिनरल्स। भाई मिनरल्स होते क्या हैं? अर्थ क्रस्ट पर नेचुरली जो कंपाउंड और एलिमेंट्स होते हैं उनको मिनरल्स कहा जाता है। अब मिनरल्स में दो चीजें शामिल होती हैं। मिनरल्स में पहली चीज होती है गाइज ओर से, और दूसरी चीज होती है यहां पर गैंग। एक एक करके दोनों को समझते हैं। पहले बात करते हैं ओर्स की। जो हमारे ओर्स हैं इसमें दिया है मिनरल्स दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, सच मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। जो हमारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनमें मेटल प्रेजेंट होता है, मान लो हमें आयरन चाहिए और हमारे पास कोई ऐसा मिनरल है जिसमें बहुत सारा आयरन प्रेजेंट है और उसको प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट भी किया जा सकता है, निकाला भी जा सकता है, तो उस चीज को कहा जाता है, उस मिनरल को कहा जाता है गाइज ओर से। अब मिनरल्स में ओर के साथ साथ कुछ चीजें हमें एक्स्ट्रा मिल जाती हैं, कुछ अननेसेसरी चीजें, उसको हम कहते हैं गैंग। गैंग का मतलब होता है इंप्योरिटी। तो यहां पर है ओर्स आर यूजुअली कंटेमिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इंप्योरिटीज सच एज सॉइल सैंड आर कॉल्ड गैंग। जब भी हम किसी मेटल की खोज में जाते हैं तो मेटल के साथ साथ हमें मिट्टी और रेत, इस तरह की इंप्योरिटीज साथ में मिलती हैं और इस इंप्योरिटी को गैंग कहा जाता है। ये तीन चीजें हमें बहुत बेसिक समझ ली हैं अकरेंस ऑफ मेटल्स में। अब एग्जैक्टली मान लो हमें कोई और मिल गया है किसी मेटल का, उसमें से उस मेटल को किस तरह से निकालना है ये समझने के लिए मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट पेज पर। जो हमारा प्रोसेस होता है ओर से मेटल को निकालने का, उसको कहा जाता है मेटलर्जी प्रोसेस। मेटलर्जी प्रोसेस के बारे में दिया है इट इज द स्टेप वाइज प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम इट्स ओर। किसी ओर से मेटल को स्टेप वाइज प्रोसेस से निकाला जाता है, उसी स्टेप वाइज प्रोसेस को मेटलर्जी कहा जाता है। और इसमें तीन स्टेप शामिल होते हैं। तीनों स्टेप यहां पर आपके सामने लिखे गए हैं, तीनों स्टेप्स के नाम हैं। पहला स्टेप होता है एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, दूसरा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, तीसरा रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। एक एक करके तीनों स्टेप्स को समझते हैं। इस वाले पेज पर हम एनरिचमेंट ऑफ ओर्स यानी कि जो हमारा पहला स्टेप है इसको समझ लेते हैं। एनरिचमेंट ऑफ ओर्स क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग गैंग फ्रॉम ओर्स। जो हमारा ओर है उसमें से अगर हमें गैंग को हटा देते हैं तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है एनरिचमेंट ऑफ ओर से। इंप्योरिटीज को हटाने वाले प्रोसेस को, गैंग को हटाने वाला प्रोसेस एनरिचमेंट ऑफ ओर्स हो जाएगा। अब जो मेथड हैं एनरिचमेंट ऑफ ओर्स के यानी कि गैंग को रिमूव करने के कई सारे मेथड और टेक्निक्स हैं। कौन कौन सी हैं उनके नाम पता होने चाहिए आपको। तो यहां पर हमें दिया है मेथड एंड टेक्निक यूज्ड टू एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। पहला मेथड होता है हाइड्रोलिक वॉशिंग, दूसरा होता है मैग्नेटिक सेपरेशन, तीसरा होता है फ्रोथ फ्लोटेशन, चौथा होता है यहां पर केमिकल सेपरेशन जिसको लीचिंग भी कहा जाता है। इनके बारे में डिटेल आपको जानने की जरूरत नहीं है, सिलेबस में बस आपको क्या करना है, इन मेथड्स के नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, जो भी एनरिचमेंट ऑफ ओर्स है उसमें गैंग को अलग किया जाता है और इसकी कौन कौन सी टेक्निक या मेथड्स हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो जो मेटलर्जी का हमारा स्टेप 1 है वो हो जाता है कंप्लीट है। अब बात करेंगे स्टेप 2 की जिसमें होगा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के बारे में। स्टेप 2 के लिए मूव कर लेते हैं गाइज नेक्स्ट पेज पर। जो हमारा स्टेप 2 है उसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स किया जाएगा। और आपको पता है जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसमें ऊपर की तरफ ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, नीचे की तरफ कम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। हम क्या करते हैं भाई, अलग अलग तरह के रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग कम रिएक्टिव वाले जो मेटल्स होते हैं उनको किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है ये समझते हैं। ठीक है, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो नीचे वाले हमारे मेटल्स हैं इनको कैसे ओर से अलग किया जाता है। जो यहां पर सबसे पहले आ जाता है ऑब्टेनिंग मेटल्स लो इन रिएक्टिविटी सीरीज। जो मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में लो यानी कि नीचे की तरफ हैं इनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है ओर में से। पहला पॉइंट इसमें दिया है मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव। जो भी रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे वाले मेटल्स हैं हमारे, ये वाले मेटल्स हैं, ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल्स बाय हीटिंग अलोन। जो भी इन मेटल्स के ओर होते हैं वो ऑक्साइड्स की फॉर्म में होते हैं और उनको हीट करने से ही ऑक्सीजन अलग हो जाती है और हमारा मेटल हमें मिल जाता है। एग्जाम्पल दे देता हूं अच्छी तरह से आप समझ पाओगे। तो यहां पर है मरकरी फ्रॉम सिनाबार। आपको बता दूं जो हमारा ये सिनाबार है ये ओर होता है और ये किसका ओर होता है भाई, ये मरकरी का ओर होता है। सिनेबार ओर से हमें मरकरी मेटल
मिलता है। अब जो भी सिनेबार है वो HgS यानी कि मरकरी सल्फाइड की फॉर्म में होता है। मरकरी सल्फाइड का हम रिएक्शन कराते हैं भाई ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन करती है तो बन जाता है मरकरी ऑक्साइड, और साथ में जो हमारी SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड है ये गैस बाहर निकल जाती है। ये गैस निकलने के बाद बचा क्या है हमारे पास, HgO यानी कि मरकरी ऑक्साइड बचता है। इस मरकरी ऑक्साइड को हम यहां पर लेकर आ गए हैं। इस मरकरी ऑक्साइड को हम अब हीट करेंगे, ठीक है। मरकरी ऑक्साइड को अब हीट करना है हमें। यहां पर पहले ही पॉइंट में मैंने आपको बता दिया था कि जो भी हमारे मेटल के ओर्स होते हैं उनको हीट किया जाता है। तो यहां पर हमारा HgO है, इसको जब हम हीट करते हैं तो ऑक्सीजन जो यहां पर इसके साथ में है ये अलग हो जाती है और मरकरी मेटल हमें मिल जाता है। तो जो हमारा सिनेबार यानी कि मरकरी का ओर होता है उसमें से मरकरी को किस तरह से अलग किया जाता है इस वाले केमिकल रिएक्शन से हमने समझ लिया। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हमारे पास यहां पर है कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फाइड। जो कॉपर सल्फाइड है ये हमारा ओर होता है। नेचुरली जो कॉपर है ना वो फ्री स्टेट में नहीं मिलता है, वो कॉपर सल्फाइड की फॉर्म में मिलता है। तो यही स्टेप्स यहां पर हमें रखने हैं। जो भी हमारा कॉपर सल्फाइड है Cu2S होता है, इसका रिएक्शन हम कराते हैं ऑक्सीजन के साथ। रिएक्शन होने के बाद जो सल्फाइड है वो अलग हो जाता है, Cu2O बन जाता है यानी कि कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। कॉपर ऑक्साइड के साथ साथ यहां पर SO2 जो गैस है वो बाहर निकल जाती है। इस बात का आपने ध्यान रखना है, ये गैस अलग निकल जाती है। अब जो हमारा यहां पर 2Cu2O है इसको यहां पर लेकर आ जाते हैं भाई। इसका रिएक्शन हम फिर से करा देते हैं Cu2S के साथ। तो रिएक्शन होने पर क्या होगा भाई, जो भी हमारा यहां पर ऑक्सीजन और सल्फर है ये एक दूसरे के साथ इकट्ठा हो जाते हैं और जो हमारा यहां पर Cu है वो यहां पर आ जाता है। ठीक है, बता देता हूं, Cu प्रोडक्ट में हमें Cu यानी कि कॉपर मिल जाता है और जो हमारा ऑक्सीजन और सल्फर है ये इकट्ठे होकर गैस बनकर बाहर निकल जाते हैं। जो भी हमारा कॉपर सल्फाइड है उससे कॉपर की प्राप्ति कैसे होती है इस रिएक्शन से मैंने आपको समझा दिया है। इस वाले पेज पर हमने क्या समझा है कि भाई जो भी रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे वाले मेटल्स होते हैं जो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं उनको किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई रिएक्टिविटी सीरीज के जो बीच वाले मेटल्स हैं जो बीच में दिए गए हैं इनको किस तरह से एक्सट्रैक्ट करना है ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना। इसको पता करने के लिए चलते हैं गाइस अगले पेज पर। जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज के बीच वाले एलिमेंट्स हैं, बीच वाले मेटल्स हैं, जैसे यहां पर आप देख सकते हो जिंक है, आयरन है, लेड है, इनको किस तरह से एक्सट्रैक्ट करना है। स्टेप नंबर 2 एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में इसी को समझते हैं। सो यहां पर है ऑब्टेनिंग मेटल्स मिडल इन द रिएक्टिविटी सीरीज। जो भी बीच वाले रिएक्टिविटी सीरीज के मेटल्स हैं उसके बारे में हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं, इनको समझो। सबसे पहले दीज मेटल्स यूजुअली प्रेजेंट एज सल्फाइड और कार्बोनेट्स है। जो भी हमारे बीच वाले मेटल्स होते हैं ये सल्फाइड ओर्स और कार्बोनेट ओर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं जो हमें अर्थ से मिलते हैं। इसके बाद यहां पर है इट इज इजियर टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम दीज देयर ऑक्साइड्स है। तो जो भी हमारे सल्फाइड्स और कार्बोनेट के ओर्स होते हैं बीच वाले मेटल्स के, इनको क्या किया जाता है ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर लिया जाता है और ऑक्साइड्स के बाद इनमें से मेटल को अलग कर लिया जाता है हीटिंग करने के बाद है। तो यहां पर 2 तरीके होते हैं। जो भी हमारे सल्फाइड ओर्स होते हैं उसको मेटल्स, उसमें से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के यहां पर हमारे पास आ जाता है एक्सट्रैक्शन मेटल्स फ्रॉम सल्फाइड ओर्स। जो भी हमारे सल्फाइड ओर्स होते हैं उससे एक्सट्रैक्ट करने के लिए भाई 2 तरीके हैं, मतलब सल्फाइड ओर्स से, और जो हमारा दूसरा होता है, एक तो होता है सल्फाइड ओर्स से एक्सट्रैक्ट करने का, दूसरा होता है कार्बोनेट्स ओर से एक्सट्रैक्ट करने का। सल्फाइड ओर्स से एक्सट्रैक्ट करने का तरीका होता है गाइज रोस्टिंग करना। अब ये रोस्टिंग किस तरह से की जाती है इस बारे में दिया है। द सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो भी हमारे सल्फाइड ओर्स होते हैं उसमें उसको ऑक्साइड्स के साथ हीट किया जाता है, बहुत ज्यादा हीट किया जाता है तो वो ऑक्साइड्स में चेंज हो जाते हैं। केमिकल इक्वेशन से आपको समझा देता हूं। जैसे बीच में यहां पर आप देख सकते हो जिंक हमारा आता है। जिंक हमें नेचुरली अर्थ से ओर की फॉर्म में
हमें जिंक सल्फाइड की फॉर्म में मिलता है। जिंक सल्फाइड से जिंक हमें एक्सट्रैक्ट करना है तो क्या किया जाएगा, जो भी हमारा ZnS यानी कि जिंक सल्फाइड है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको बहुत ज्यादा हीट किया जाता है, बहुत हाई टेम्परेचर पर, तो ये जिंक ऑक्साइड में चेंज हो जाता है और जो हमारी SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ये बाहर निकल जाती है। ठीक है, अभी हमारे पास रोस्टिंग में हमने क्या किया, जिंक सल्फाइड को चेंज कर लिया हमने जिंक ऑक्साइड में। अगर हमारे पास जिंक सल्फाइड की बजाय सल्फाइड है ना, ठीक है, जिंक सल्फाइड की बजाय अगर जिंक कार्बोनेट होता तो क्या करते भाई, तो हम कैल्सिनेशन वाले प्रोसेस का यूज करते। कैल्सिनेशन में क्या होता है, द कार्बोनेट और आर चेंज इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग इन एब्सेंस और लिमिटेड ऑक्सीजन। यहां पर दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। रोस्टिंग में क्या किया जाता है भाई, सल्फाइड और उसको बहुत सारी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करके जिंक ऑक्साइड बनाया जाता है, और कैल्सिनेशन में क्या किया जाता है, विदाउट ऑक्सीजन इसको बहुत ज्यादा हीट किया जाता है। तो यहां पर जो भी हमारा कार्बोनेट और है जैसे ZnCO3, ये हमारा जिंक कार्बोनेट है, विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको बहुत ज्यादा हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से बाहर निकल जाती है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गायब हो जाती है, एयर बन के, मतलब एयर में ये चली जाती है। ठीक है, अब जो भी हमारे पास यहां पर देखो, जिंक सल्फाइड से हमें जिंक ऑक्साइड मिल गया, जिंक कार्बोनेट से यहां पर हमें जिंक ऑक्साइड मिल गया। अभी भी हमें जिंक नहीं मिला है, जिंक ऑक्साइड मिला है सल्फाइड और कार्बोनेट ओर्स से। अब जिंक किस तरह से मिलेगा, इसको आगे कंटिन्यू समझने के लिए चलेंगे अगले पेज पर। स्टेप नंबर 2 में हम समझते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। कौन से मेटल्स, जो रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप वाले हैं। टॉप पर भाई पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम है। जो भी हमारे ये एलिमेंट्स हैं, ये मेटल्स हैं, इनको किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है इसके बारे में समझने वाले हैं। तो यहां पर दिया है ऑब्टेनिंग मेटल्स टॉप इन द रिएक्टिविटी सीरीज है। रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप वाले में सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है, दीज मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव, दीज आर नॉट रिड्यूस्ड विद रिड्यूसिंग एजेंट्स। ये बहुत हाई रिएक्टिव होते हैं और इनको रिड्यूसिंग एजेंट्स का यूज करके रिड्यूस नहीं किया जा सकता है, तो दूसरा तरीका अपनाना होगा। दूसरा तरीका क्या है भाई, दीज मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन फ्रॉम देयर मोल्टन स्टेट। सबसे पहले क्या करना होता है, जो भी हमारे ओर होता है, जो भी टॉप में रिएक्टिविटी सीरीज के मेटल्स हैं, इनके ओर्स को मोल्टन स्टेट में लेकर आया जाता है, यानी कि पिघलाया जाता है। मोल्टन स्टेट से इन इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। इलेक्ट्रिसिटी पास करने से मेटल और नॉन मेटल अलग अलग हो जाते हैं। डिटेल में समझते हैं भाई इसको। तो यहां पर एग्जांपल ले रहे हैं हम भाई, एक्सट्रैक्शन ऑफ Na फ्रॉम NaCl। हमें नेचुरली जो है ना सोडियम क्लोराइड मिलता है अर्थ से। अब इस सोडियम क्लोराइड से सोडियम को किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसको समझो। सबसे पहले हमने क्या किया, NaCl को मोल्ट किया, यानी कि उसको हमने पिघला दिया और इस बर्तन में डाल दिया। इस बर्तन में हमारे पास दो रोड हैं। हमारे पास एक तरफ कैथोड है जो नेगेटिव साइन है बैटरी का, और दूसरी तरफ एनोड है जो पॉजिटिव होता है बैटरी का। हमने इस जो भी NaCl का ये सॉल्यूशन है इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की। इलेक्ट्रिसिटी जब इसमें से पास करते हैं तो जो हमारा सोडियम होता है और क्लोरीन होता है, NaCl में हमारे दो चीजें होती हैं, दो एलिमेंट से ये बना है, सोडियम और क्लोरीन, ये दोनों अलग अलग हो जाती हैं इलेक्ट्रिसिटी पास होने से। इसके बारे में हमें यहां पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं। मेटल डिपॉजिट एट कैथोड, जो भी हमारा मेटल होता है यानी कि मेटल हमारा सोडियम होता है, वो किस तरफ आ जाएगा, हमारा जो भी कैथोड होता है नेगेटिव साइड होती है उस तरफ आ जाता है। ठीक है, Na यानी कि सोडियम हमारा इस तरफ आ जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, नीचे की तरफ यहां पर इकट्ठा हो जाता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है क्लोरीन लिबरेटेड एट एनोड, और जो हमारी क्लोरीन होती है ये गैस बन जाती है। और कहां पर निकलती है ये गैस, जो भी हमारा एनोड होता है इस साइड वाली रोड पर जो क्लोरीन है इस साइड से वो बाहर निकल जाती है। तो हमें यहां पर देखो, जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की NaCl में से, तो क्लोरीन गैस तो एनोड से हमारी निकलकर बाहर चली जाती है, और जो हमारा सोडियम होता है वो नीचे की तरफ इस मोल्टन स्टेट में ही डिपॉजिट हो जाता है। इस तरह से सोडियम क्लोराइड का जो हमारा ओर होता है उससे हमें सोडियम
मिल जाता है। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या क्या चीजें समझ ली हैं कि भाई रिएक्टिविटी सीरीज के नीचे वाले मेटल्स को किस तरह से एक्सट्रैक्ट करना है, बीच वाले मेटल्स को किस तरह से एक्सट्रैक्ट करना है, और जो टॉप वाले हैं उनको किस तरह से एक्सट्रैक्ट करना है। सारे मेथड्स मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको बता दिए हैं। अब हमारा आता है मेटलर्जी का थर्ड वाला स्टेप। थर्ड वाले स्टेप में क्या होता है भाई, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स है। जो भी हमें सेकंड वाले स्टेप में मेटल्स मिले हैं उनको रिफाइन करना होता है भाई। रिफाइन करने के लिए क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड वाइडली यूज फॉर मेटल्स रिफाइनिंग। जो भी हमारे मेटल्स हमें मिले हैं उनकी रिफाइनिंग के लिए ज्यादातर कौन से मेथड का यूज किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड का यूज किया जाता है। अब यहां पर एक पॉइंट दिया है, इसको समझो। मेटल्स लाइक कॉपर, जिंक, टीन, निकल, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा, इन सभी पर कौन सा मेथड यूज किया जाता है रिफाइनिंग के लिए, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के बारे में हमें यहां पर दिया गया है, इसको समझ लेते हैं। ये कुछ सिमिलर सा ही है जो हमने पीछे वाले पेज पर पढ़ा था उससे। इन पॉइंट्स को समझने के लिए देखो बहुत सिंपल यहां पर हमें कुछ चीजें दी गई हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में हमें यहां पर दिया है व्हेन करंट पास थ्रू इट इंप्योर मेटल डिसॉल्व इनटू सॉल्यूशन। हम क्या करते हैं भाई, हमारे पास यहां पर एक बाल्टी है, ठीक है, एक टम्बलर है, इसको बैटरी से कनेक्ट किया गया है। आपको पता होगा बैटरी का जो नेगेटिव वाला पार्ट होता है उस तरफ हमारा कैथोड होता है और जिस तरफ हमारा पॉजिटिव वाला पार्ट होता है वो एनोड हो जाता है। अब जो भी हम इसमें से करंट पास करते हैं तो इंप्योर सब्सटेंस जो भी होता है, एक्सट्रैक्टेड मेटल में भी कुछ इंप्योर सब्सटेंस होता है, वो इंप्योर सब्सटेंस जो है ना, जो भी इसमें सॉल्यूशन है उसके अंदर वो डिसॉल्व हो जाता है। उसके बाद क्या होगा, एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम सॉल्यूशन डिपॉजिटेड एट कैथोड। जो भी इसमें हमारा मेटल डिसॉल्व हो रखा है, जितना इंप्योर सब्सटेंस इसमें डिसॉल्व होगा उतना ही अमाउंट ऑफ मेटल जो है ना वो कैथोड यानी कि नेगेटिव साइड जो होती है इस रोड पर डिपॉजिट हो जाता है। आगे यहां पर है द इंसोल्यूबल इंप्योरिटीज सेटल डाउन एट बॉटम ऑफ एनोड एंड इज कॉल्ड एनोड मड। और जो इंप्योरिटीज होती हैं, जो भी मेटल एक्सट्रैक्ट होने के बाद उसमें इंप्योरिटीज बच जाती हैं, उन इंप्योरिटीज का क्या होता है भाई, वो इंप्योरिटीज सेटल डाउन हो जाती हैं एनोड की साइड में, एनोड के नीचे की तरफ, और उसको एनोड मड कहा जाता है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि भाई एनोड मड क्या है। मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के बाद मेटल में कुछ इंप्योरिटी जो एनोड के नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाती है उसको एनोड मड कहा जाता है। कहां पर होती है भाई ये, इस तरफ जो पॉजिटिव साइड होता है बैटरी का, एनोड इसके नीचे की तरफ यहां पर इकट्ठी हो जाती है, उसको एनोड मड कहा जाता है। वो इंप्योरिटी होती है मेटल के अंदर ही। अब थर्ड स्टेप रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से हमें प्योर मेटल मिल जाता है। जो हमारा मेटलर्जी वाला प्रोसेस था उसमें हमने तीनों स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं। स्टेप 1 में हमने एनरिचमेंट ऑफ ओर्स को समझा, स्टेप 2 में हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स को समझ लिया था, स्टेप 3 जो हमने इस वाले पेज पर रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स है वो भी समझ लिया है। तो जो हमारा मेटलर्जी वाला कॉन्सेप्ट है वो हो जाता है गाइज कंप्लीट। अब हमारा इस चैप्टर का एक लास्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है जहां से क्वेश्चन एग्जाम में हर बार 2 से 3 नंबर का आता है। उसको समझने के लिए चलते हैं गाइस नेक्स्ट पेज पर। चैप्टर का हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है कोरोजन। भाई इसको समझ लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 में भी इसके बारे में हमने बात की थी लेकिन यहां पर थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो यहां पर दिया है द सरफेस ऑफ सम मेटल्स कोरोड व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, दिस इज कॉल्ड कोरोजन। कोई भी अगर हमारा मेटल है वो मॉइस्ट एयर के कॉन्टेक्ट में ज्यादा टाइम तक रहता है तो वो कोरोजिव होने लग जाता है, यानी कि मेटल खराब होने लग जाता है। इसी को कहा जाता है कोरोजन। अब इसके कुछ एग्जांपल्स आपको देखने बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में एग्जांपल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। जैसे फर्स्ट वाला यहां पर एग्जांपल है, सिल्वर बिकम ब्लैक व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। जो सिल्वर यानी कि चांदी होती है, अगर उसको हम कुछ महीनों तक, ठीक है, कुछ महीने 2 महीने उसको अगर हम एयर के कांटेक्ट में रखते हैं तो जो सिल्वर है ना उस पर एक ब्लैक सी लेयर आ जाती है। फिर उसकी सफाई कराने के लिए जूलर के पास जाना पड़ता है। तो सिल्वर को जब भी हम एयर के एक्सपोज में रखते हैं तो वो ब्लैक हो जाती है। ये सिल्वर का कोरोजन होता है। इसके बाद नेक्स्ट यहां पर है
कॉपर रिएक्ट विद मोइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्म अ ग्रीन कोट ऑफ कॉपर कार्बोनेट। अगर कॉपर जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आता है तो उस पर एक हरे रंग की परत चढ़ जाती है। जो हरे रंग की परत उस पर चढ़ती है वो कॉपर कार्बोनेट बनती है, जो कि कॉपर को डिस्ट्रॉय करती है, कॉपर को खराब करती है। ठीक है, इसी तरह से जब आयरन होता है, थर्ड वाले पॉइंट में हमें दिया है आयरन व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर एक्वायर अ कोटिंग ऑफ ब्राउन सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। जो हमारा आयरन होता है अगर वो नमी वाली हवा के कांटेक्ट में रहता है लंबे समय तक तो उस पर एक ब्राउन सी लेयर आ जाती है। ये ब्राउन लेयर जो होती है इसको जंग कहा जाता है। ठीक है, हम कहते हैं ना कि लोहे पर जंग लग गया है। तो इस तरह से जो हमारे मेटल्स हैं, अलग अलग तरह के जो मेटल्स हैं वो उनका कोरोजन होता है और उससे मेटल खराब हो जाता है। भाई अब क्या करें कि मेटल हमारा जो भी है वो खराब ना हो, इसके लिए क्या उपाय किए जाएं? तो कुछ उपाय होते हैं इसको करने के, उनको समझने के लिए चलेंगे गाइज अगले पेज पर। कोरोजन में हमारा कॉन्सेप्ट आता है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, यानी कि मेटल को कोरोसिव होने से कैसे बचाया जाए, खराब होने से कैसे बचाया जाए। तो यहां पर दिया है द कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, गैल्वेनाइजेशन, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग एंड मेकिंग एलॉयज। भाई कई सारे तरीके होते हैं, आपने देखा होगा जो हमारे आयरन वाले गुड्स होते हैं, थिंग्स होती हैं, उन पर हम पेंट कर देते हैं ताकि वो एयर के कॉन्टेक्ट में ना आए। या तो हम पेंट कर देते हैं या फिर हम ऑयल लगा देते हैं, वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो जंग भी नहीं लगता है। इसी तरह से ग्रीजिंग मेथड होता है, गैल्वेनाइजेशन होता है, क्रोम प्लेटिंग होती है, एनोडाइजिंग होती है और मेकिंग एलॉयज, एलॉयज बना दिए जाते हैं। ये सारे मेथड्स होते हैं भाई कोरोसिव, कोरोजन होने से बचाने के लिए, सभी को मैंने अंडरलाइन कर दिया है। अब यहां पर कुछ जो मेथड्स हैं उनको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे यहां पर गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस क्या होता है भाई, इसके बारे में हमें दिया है इट इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। जो हमारा गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होता है उसमें हमारे मेटल्स जैसे कि स्टील होता है, आयरन होता है, इन दोनों पर जिंक की एक लेयर बना दी जाती है। जिंक की लेयर बनाने से जो हमारा स्टील और आयरन है वो कोरोसिव नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कि एक मेटल पर दूसरे मेटल की लेयर चढ़ा दी जाती है। इस प्रोसेस को कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। और कौन से मेटल पर परत चढ़ाई जाती है? आयरन पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम जानना चाहें यहां पर कि भाई एलॉयज कैसे बनाए जाते हैं, इसके एग्जाम्पल भी दूंगा, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपका आएगा। तो एलॉय के बारे में यहां पर दिया है इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल्स है। भाई जो एलॉय होता है हमारा उसमें हमारे दो चीजों को मिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, दो चीजें कौन कौन सी? या तो मेटल में मेटल को मिक्स कर दिया जाता है या फिर मेटल में नॉन मेटल को मिक्स कर दिया जाता है। एग्जाम्पल दूंगा तो अच्छी तरह से इसको समझ पाओगे। जो भी हमारे एलॉयज होते हैं भाई उसके कुछ एग्जाम्पल्स यहां पर आपके सामने लिखे गए हैं। इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल यहां पर आप देख सकते हो, जो हमारा आयरन होता है उसमें क्या करते हैं, आयरन और कार्बन का मिक्स कर देते हैं। आयरन में थोड़ी सी इंप्योरिटी डाल देते हैं कार्बन, जिससे हमारा जो आयरन है उसकी लाइफ इंक्रीज हो जाती है, उसमें जंग लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये एलॉय बनने से लाइफ जो आयरन की है वो इंक्रीज हो जाती है, कोरोजन से उसका बचाव हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से जो स्टील होता है भाई, नेक्स्ट यहां पर एग्जांपल है, जो हमारा स्टील होता है आयरन में अगर निकेल और क्रोमियम ऐड कर दिया जाए थोड़ा सा, ठीक है, बहुत सारा आयरन हो उसमें थोड़ा सा निकेल एंड क्रोमियम ऐड कर दिया जाए तो स्टील बन जाता है। आयरन की लाइफ बहुत कम होती है लेकिन स्टील की लाइफ बहुत ज्यादा होती है। स्टील के घरों में बर्तन यूज किए जाते हैं, यूटेंसिल्स यूज किए जाते हैं। आयरन में तो जंग लग जाता है लेकिन क्या आपने स्टील में जंग लगे हुए कभी देखा है? लगता है भाई, लेकिन बहुत लंबे समय के बाद लगता है। स्टील की लाइफ आयरन से बहुत ज्यादा गुना ज्यादा होती है। इसी तरह से ब्रास होता है भाई, ब्रास कैसे बनता है? अगर हम कॉपर मेटल और जिंक मेटल इन दोनों को मिक्स करते हैं तो ब्रास अलॉय यहां पर बन जाता है और इसकी लाइफ भी बहुत इंक्रीज हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह से ब्रॉन्ज होता है भाई, कॉपर और टीन को मिक्स कर देते हैं तो ब्रॉन्ज बन जाता है। जो भी हमारे एलॉयज हैं उसके यहां पर मैंने एग्जांपल्स दे दिए हैं, इन एग्जांपल्स को याद जरूर कर लेना। एग्जाम में 1 या 2 या फिर 3 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है। तो जो भी हमारा चैप्टर था उसका लास्ट कॉन्सेप्ट हमने कोरोजन कर लिया है कंप्लीट।
इसी कोरोजन वाले कॉन्सेप्ट के साथ जो भी हमारा चैप्टर था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसको बहुत डिटेल में मैंने आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसमें क्वेश्चन आंसर्स भी आते हैं, दो तरह के क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, इन टेक्स्ट वाले क्वेश्चन आंसर्स और जो चैप्टर के लास्ट में एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। इन टेक्स्ट वाले क्वेश्चन आंसर्स की अलग वीडियो बनाई गई है और जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन आंसर्स हैं उनकी अलग से वीडियो बनाई गई है। अगर क्वेश्चन आंसर्स में आपका कोई भी डाउट है तो इन दोनों वीडियोस को भी देख लेना है। सभी वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, सभी को देखना है एग्जाम में जाने से पहले, और खुद खुद नहीं देखना है, अपने क्लासमेट्स के साथ भी शेयर कर देना है। उम्मीद करता हूं सभी कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर भाई जरूर कर देना, और जो भी नए स्टूडेंट्स आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्लास 10th की जो भी मैथ और साइंस की वीडियोस हैं या फिर और अदर सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस हैं इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा जो हमारा साइंस सब्जेक्ट है इसके सभी चैप्टर्स पर हमने वीडियो बनाई है, उसको एक प्लेलिस्ट में अरेंज किया गया है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो एक बार वीडियो जरूर देख लो, आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी एग्जाम में ज्यादा स्कोर करने के लिए, आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।